कौन सा सही फॉर्मूला आता है? बस चेक हो गया। आंसर गलत है, चेंज करो फिर, तो तुम्हें आता था। ये सेकंड का भी आंसर गलत है। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन देगा? आइसोब्यूटाइलिन, इसी तरह मार्गनी का रूल है। फर्स्ट का आंसर चेंज हो गया, ए किया हमने, सेकंड का आइसोब्यूटाइलिन। करवाओ हाइड्रेशन, क्या टर्शी ब्यूटाइल बनता है? मार्कनी का रूल, यहाँ H आएगा, यहाँ क्या आएगा? OH। थर्ड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शंस तीनों करवा के दो मुझे। फॉर्माल्डिहाइड से क्या बनाओगे? अल्कोहल कौन सा है? अंडरस्टूड है कि वाटर डाला हुआ है। मुझे सभी के आंसर चाहिए, क्या क्या बनाओगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों अपनी अपनी कॉपी पे करो क्या क्या बनते हैं। टू फिनाइल इथेनॉल बन रहा है किसी से? फोर से नहीं बन रहा। सभी के नेम लिखो, क्या बना है पहले में चेक करना, क्या तुम्हारा ये बना है? ठीक है, दिस इज फिनाइल मीथेनॉल। सेकंड, यहाँ पे फिनाइल, एक मिथाइल, एक H, एक OH, क्या ये बना आपका? चेक करो। थर्ड में क्या ये बना? चेक करो। फोर्थ में यहां से कहीं से भी क्लीवेज कर दो, एक ही चीज बनेगी, क्या ये बना है? अब इनमें नेम देते हैं, हमें चाहिए टू फिनाइल इथेनॉल, तो इथेनॉल तो दो कार्बन का चेन होना चाहिए, टू पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल, दिस इज टू फिनाइल इथेनॉल। चेक कर लो, सारे ऐसे बनाए थे, इनके नेम लिख के देखने थे आपको। और कोई लग रहा है टू फिनाइल इथेनॉल? ये वन फिनाइल हो गया, हमें क्या चाहिए? टू फिनाइल, तो ये बनेगा। ठीक है, आगे देखो, थर्ड का आंसर सही है पीछे। नेक्स्ट, सेवन, सेवन के लिए ज्यादा सूटेबल एस्टर है। एस्टर के लिए बताओ, लिथियम यूज करें या सोडियम यूज करें? एस्टर है ना ये, आर, क्या है बेटा? तो एक बोलो ना, अब सुन नहीं रहा मुझे तो क्या कह रहे हो तुम, बोलो। मैंने एस्टर है तो हाँ लिथियम यूज करेंगे। आंसर चेंज है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बेस्ट रीजन कौन सा है, तो आपको बताया था कि पोलर के लिए होते हैं लिथियम और सोडियम, नॉन पोलर के लिए क्या होते हैं? इसे ऐसे लिखो, ईटी का मतलब समझते हो? इथाइल। थोड़ा आई थिंक करेक्शन करने वाला है, ये सी दो बार लिखा हुआ है ना, ये है ये, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया, दो बार सी है ना, तो ये RCOET है, एस्टर है। तो हमने कल ही पढ़ा है कि सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड क्लोराइड के लिए, बाकी सबके लिए क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, तो करेक्ट कर लो, लिखा दो बार सी, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखना है इसे, RCOOET। और ये क्या है? एस्टर। और एस्टर का रिडक्शन टू अल्कोहल किससे होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट।
ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, निकल हाइड्रोजन ज्यादा अप्रोप्रिएट है नॉन पोलर, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल के लिए। ठीक है, आगे देखें। हाँ, इससे भी अप्रोप्रिएट अगर आया था सोडियम इथेनॉल बीबी रिडक्शन, क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी के लिए है, एस्टर के लिए, तो डिपेंड्स है ना कि क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट देखो, एट्थ क्वेश्चन इज NaBH4, फिर से बताओ, इसमें दो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, कीटोन और एस्टर दिख रहे हैं, लेकिन NaBH4 किसे करेगा? तो कीटोन की रिडक्शन कर दो, एस्टर की ना करो। चेक करो कहीं ऐसा है कि कीटोन की रिडक्शन की हो। हाँ, तो सी ऑप्शन। अगर लिथियम होता तो फिर बी बनता। चेक करो, लिथियम दोनों की करता है, लेकिन सोडियम किसकी करता है? सिर्फ कीटोन की। तो इसमें एक कीटोन है, एक क्या है? एस्टर। ठीक है, कर लोगे? आपको पहले बताया था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं उसी के क्वेश्चन बनेंगे। ये वाला NaBH4 कर सकता है, ये NaBH4 नहीं कर सकता, तो सिर्फ यहाँ पे H और यहाँ पे OH, क्योंकि NaBH4 है। लिथियम होता तो मैं ऐसे भी करवाता, ये अल्कोहल निकाल के यहाँ 2 H लगा के OH। ठीक है, तो ऐसे। नेक्स्ट 9, बेंजाइल अमाइन क्या होगा बताओ? बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन, CS2, NS2, HONO से रिएक्शन, इसे ऐसे याद कर लिया था हमने। चेक करो क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल। ये एरोमेटिक क्यों नहीं बनता अभी? अरीन डाइजोनियम, अरीन डाइजोनियम नहीं ना बन सकता, क्योंकि बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट लगा होना चाहिए था ये, तो ये अरीन डाइजोनियम नहीं बनेगा, है ना, ये बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। चेक करो आंसर कहीं लिखा है बेंजाइल अल्कोहल। लास्ट 10th है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? मेरे ख्याल में टर्शी होना चाहिए। आंसर चेंज है, करो चेंज करो। डी, जितना ब्रांचिंग होएगी आर साइज छोटा होगा, आर साइज छोटा होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखो 20 तक, 16 और कोई? 15 एंड 16 दो सुन रहे हैं मुझे, बाकी बताओ। 17, 18 और कोई? 15, 16, 17, 18, 15। डिहाइड्रेशन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करें तो कौन बताएगा अभी क्या बनेगा? बी ऑप्शन। कोई बताओ जिसका बी आ रहा है वो कैसे बना रहा है? रीअरेंजमेंट। पहले ये पॉजिटिव बना, यहां से H शिफ्ट हो गया, फिर इधर या इधर कहीं भी डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि ज्यादा हाइपर कंजुगेशन तब आएंगे जब अंदर बनेगा डबल बॉन्ड, बाहर नहीं बनेगा, है ना। चेक करो। नेक्स्ट 16, कौन सा नहीं बन सकता? एल्डिहाइड नहीं बन सकता। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से क्या बन सकता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, चेक करो। बताओ, एक टेम्परेचर लिखते थे लेस देन 413, शायद कितना? 440, लेस देन 413, मोर देन 443, दो थे ना। मोर तो होता है अल्कीन, लेकिन अगर लेस होता तो दो में से एक निकलता था, ईथर बन जाता था। डिहाइड्रेशन के टॉपिक में चेक करना, रोल ऑफ टेम्परेचर लिखवाया हुआ। ठीक है, दिस इज रोल ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री के आसपास, तो हो सकता है ये H2SO4 के साथ ऐसे रिएक्ट करे कि सिर्फ सॉल्ट बन के रह जाए, H और OH वाटर निकल जाए, वाटर निकल के तो HSO4 लग जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये बहुत ही कम बनेगा, माइनर प्रोडक्ट है, 0 डिग्री रखने से बन सकता है, पॉसिबल है। ये बनते ही बनते हैं टेम्परेचर ज्यादा तो ये, टेम्परेचर कम तो ये, ऐसे किया था, है ना। और ये भी आपको बताया था कि टेम्परेचर कम होने से
ईथर बनता है लेकिन ज्यादा प्राइमरी में बनता है क्योंकि SN2 है ये, और SN2 सेकेंडरी टर्शियरी में होती नहीं, उनमें वैसे भी क्या होती है, एलिमिनेशन। ठीक है, तो रोल ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेना, आपके डिहाइड्रेशन का जहां हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है वो वहां लिखा हुआ है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। अब बताओ, इससे एल्डिहाइड तो किसी तरह भी नहीं बन रहा, डिहाइड्रेशन करवाओगे, डिहाइड्रेशन से एल्डिहाइड तो किसी तरह भी नहीं बन रहा। इट मींस एक सीधा सीधा जो हमें कंफर्म था भी ये नहीं बन सकता, वो कौन सा है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो आंसर चेक। तो 16 का क्या नहीं बन सकता, एल्डिहाइड। क्या आंसर चेक करना, बी है। 17, ये कौन बता रहा है अभी, फास्टेस्ट लुकास टेस्ट, आयुष बताएगा। क्या केमिस्ट्री थी कि फास्टेस्ट HCl से लुकास टेस्ट आता है। हाँ, तो चेक करो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है इनमें से और क्यों है। कौन सा, बी ऑप्शन, क्योंकि बी में बेंजीन भी है और मिथाइल भी है, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक है, रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, तो आंसर इज बी। ऑर्डर बोलो, सबसे ज्यादा बी, आगे बताओ, डी, सी, ए। 2 में रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, और लास्ट वाले में आई है ना, तो ऐसे हो गया। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल उतना टर्बिडिटी फास्ट, तो लुकास टेस्ट देख रहा था। ठीक है, 18, क्या स्टेरिफिकेशन याद है, किस तरह का मैकेनिज्म पढ़ा था हमने, SN1 SN2 कुछ, SN2, तो SN2 में अगर ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं सारे, तो एक न्यूक्लियोफाइल का आपको एक्सेप्शनल फीचर शायद लिखवाया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मीथेनॉल ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो चेक करो मीथेनॉल की रिएक्शन फास्ट होएगी ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफिलिसिटी में कुछ एक्सेप्शन, 2 जगह एक्सेप्शन थी। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है जितना स्ट्रॉन्ग बेस मींस वीक एसिड उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एक तो स्टेरिफिकेशन में अल्कोहल के केस में, एक अमाइंस के केस में, होफमैन मोनोलिसिस में, जितना बड़ा होता जाएगा अल्कोहल उतना ही न्यूक्लियोफिलिक SN2 स्लो होती जाएगी, और बड़ा हो जाएगा और स्लो हो जाएगी, और बिगर हो जाएगा और स्लो हो जाएगी। तो कॉपी पे चेक करना, अल्काइल हैलाइड में टॉपिक पढ़ाया हुआ आपको, ये भी ऐसे ही है 2 जगह अमाइंस में। ठीक है, हो जाएगा। इवन इसका कोई क्वेश्चन मैंने ऐसे भी तुम्हें बताया होगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, जबकि नंबर ऑफ कार्बन एक जैसी हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस एक जैसी ही है, तो न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर देना है, कार्बन तक पहुंचना है। होफमैन मोनोलिसिस करवानी है, दोनों में से किसकी फास्ट होएगी। तो देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा इजीली अप्रोच अगर कर गया तो रिएक्शन फास्ट होएगी, तो ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक क्राउडिंग के बेस पे करेंगे। तो बता सकता है किसमें ज्यादा इजीली हो जाएगी, इसमें, बोल दो, कोई नहीं, गलत हो जाएगा फिर क्या है, फर्स्ट में ज्यादा इजीली होएगी, बताओ रीजन। लोन पे तो दोनों पे है बेटा, कार्बन भी एक जैसे ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि पहले में ये फ्री है, फ्री है तो पड़ा है कुछ अम्ब्रेला इन्वर्जन, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। इसमें हमने क्या किया कि रस्सी ली, तीनों को पीछे बांध दिया, तीनों को बांध दिया पीछे, अब ये नाइट्रोजन फ्री हो गया, फ्री हो गया तो इस साइड से इजीली अटैक कर सकते हैं। इसमें फ्री नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो नाइट्रोजन को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से अटैक करे, जिसकी वजह से भी स्टेरिक हिंड्रेंस का एक रीजन है। ये वाला फास्ट होगा, ये वाला क्या होगा, स्लो होगा। इंपॉर्टेंट बना के लिखो, 2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अलग रहेगा अल्कोहल्स और अमाइंस में, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से है। डोनर एटम सेम होना चाहिए, तब ऐसी चीजें हैं, डोनर एटम सेम है NN, दोनों डोनर एटम सेम है O, तब कई बार स्टेरिक हिंड्रेंस का भी रीजन है SN2 में स्पेशली। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 18 के बाद बोलो भी नेक्स्ट 30 तक। 23 एंड 4, 23 4 5 और बोल दो 30 तक कोई 26, नेक्स्ट 30, 23 पढ़ो। किसी ने किया तो मुझे बता सकता है कि कैसे होगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ये दो बने हैं, तो अगर ये दो बने हैं एक टाइम के लिए, चलो मान लें आपको नहीं पता कैसे बने, ये तो पता है 5 कार्बन है, एक साइड 2 है एक साइड क्या है 3, तो कोई 5 कार्बन का अल्कोहल ढूंढ लो, तीसरे नंबर पे OH होना चाहिए, ऐसा है। हाँ एक ऐड होगा, डी आंसर दिया इसने, डी में एक ऐड कर लो बेटा। देखो हमें ऐसे देखना है भी, एक तो ये बना है एक ये बना है, तो जोनोलिसिस की तरह अगर करें, हमें पता है भी ये कार्बन तो बाहर से नहीं ना आया, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बाहर से आए हैं, पहले अल्कोहल था, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन होएगी, 2 पे क्या रहना चाहिए OH, ऐसे होगा। अब देखो कैसे होता है इसका, अगर ऑक्सीडेशन हम KMnO4 से करवाते हैं ना, तो पहले तो बन जाता है कीटोन, अगर तो PCC होता फिर तो कीटोन ही रुका रहता, लेकिन अगर KMnO4 है तो हमने पढ़ा था भी आगे फर्दर एसिड बन जाते हैं, लिखवाया था तुमने। अब अगर एल्डिहाइड होता फिर तो उतना ही कार्बन वाला एसिड बनता है, लेकिन अगर कीटोन है तो किसी एक साइड से तोड़ना पड़ेगा तभी एसिड बनेंगे, तो ये हम यहां से तोड़ेंगे। क्या करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, अभी हमें यहां से तोड़ के हम एसिड बनाएंगे। क्या करना है कि CO उस साइड उस चेन को दे दो जिसमें कार्बन कम है, तो जो थोड़ा बैलेंस रहे, तो इसमें कार्बन 1 था इसमें कार्बन 3 थे, हम CO इसे भी दे सकते हैं इसे भी दे सकते हैं, एक को देना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं भी बैलेंस बना रहे, CO उस कार्बन को देते हैं चेन को जिसमें कार्बन कम है, तो यहां से तोड़ के इधर भी एसिड लिख देना है इधर भी क्या लिख देना है एसिड, तो दोनों तरफ एसिड आ जाएंगे, ये भी एसिड बना ये भी क्या बना एसिड। इतना हिस्सा लिख लो, इसे कहा जाता है पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ रूल क्या है, KMnO4 डाइक्रोमेट इवन नाइट्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट बना के लिखना, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, इसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाती है फर्दर कीटोन की। कीटोन की ऑक्सीडेशन एक्सट्रीम कंडीशन पे होती है, लेकिन कैसे होती है, तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड। अब तोड़ना है तो A और B में से चॉइसेस हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे भी बैलेंस बना रहे, उस तरफ से तोड़ दो, CO उसे दे दो जिसका चेन के पास कार्बन कम है ना, हो जाएगा बेटा ये। थोड़ा लिख लो पॉप-ऑफ रूल, वैसे आगे एल्डिहाइड कीटोन में आना था, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन हमने इसीलिए पहले पढ़ी है ना, हमने इसीलिए पहले तुम्हें टॉलरेंस फेलिंग सारे पढ़ाए हैं अल्कोहल पढ़ाने से पहले, है ना। तो पॉप-ऑफ रूल क्या है, CO stays with smaller alkyl, जिस तरफ छोटा अल्काइल है उस तरफ क्या लगता है CO, तो CO stays with smaller alkyl, ठीक है ऐसे। तो अब समझ आएगा PCC क्यों बेटर था। अगर आपको सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक रोकना है तो फिर PCC, क्योंकि आप KMnO4 डाइक्रोमेट डालोगे तो हमें नहीं पता क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कहीं ज्यादा हुआ तो मिक्सचर बन जाएगा, दोनों ही आगे टूट के क्या बना देते हैं एसिड। एल्डिहाइड होता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जितने कार्बन है उतने वाला ही एसिड बनता है, कीटोन है तो फिर देखना पड़ता है कहां से तोड़ें, कहां से तोड़ें, अब आगे याद रह जाएगा, CO उस चेन को दे दो जिसके पास कार्बन की कमी है, वहां से तोड़ के बना दो, कर लोगे, लिख लो पॉप-ऑफ रूल। कौन सा क्वेश्चन था ये 23, ठीक है नहीं पढ़ा था, लिख लो कोई बात नहीं। 24 देखो, विक्टरमेयर तो RBC टेस्ट है, रेड ब्लड कलरलेस, कौन सा डिग्री है जो कलरलेस है, आंसर तो चेंज नहीं है इसका कोई, ए आंसर है, आंसर चेंज है 24 का ही, ये तो आ रहा था ना सबका। 25
ब्रोमीन को कलर नहीं करता, ऑक्सीडाइज हो जाता है विद इन 2 सेकेंड, टर्निंग ऑरेंज सोल्यूशन टू ब्लू ग्रीन एंड देन ओपेक, द ओरिजिनल कंपाउंड इज। ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट मीन टर्शी नहीं है, अल्केन नहीं है, ईथर नहीं है, क्या हो सकता है? अल्कोहल। तो इट मे बी इट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन, तो अल्कीन नहीं है, अल्कीन तो है भी नहीं, चलो ऑप्शन में। अगर ऑक्सीडाइज होता है तो दो ही होते हैं इनमें से, ऑक्सीडाइज या तो ए या बी, लेकिन ए और बी में से बी हम पढ़ के अभी एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है, तो फिर जनरली ऑक्सीडाइज जो कौन सा होता है वो ए होगा। तो फिर चेक करो आंसर, क्या प्राइमरी अल्कोहल है? तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 26, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा है बेटा हमने? तो बताओ अगर ये आइडोफॉर्म बना है तो C3H6O में आइडोफॉर्म आ रहा है तो क्या होना चाहिए? ये C3H6O कहां मैं कीटोन लगाऊं? ये होना चाहिए। अब हो सकता है ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता हो, हमने पढ़ा है। तो दो ही रूल है, या तो तुम्हारे पास ये ग्रुप हो या फिर तुम्हारे पास ये ग्रुप हो। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? अगर कीटोन है तो ऐसा होना चाहिए, अल्कोहल है तो ऐसा। दो पढ़ी हमने कंडीशनें, तो उसके बेस पे आपको आंसर देना था, ये जरूर होना चाहिए था। अब 3 में अगर ये होगा तो फिर एक ही ऑप्शन है। ये तो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन आपको दिया है। कॉम्प्लेक्स तो हो सकता था कि 4, 5, 6 कोई भी अल्कोहल होते, आपको सिर्फ इतना हिस्सा ढूंढना था कि अगर आइडोफॉर्म बना है तो तुम्हारा ये वाला होता, 4 ऑप्शन में से एक ही ऐसा होता जिसमें ये है, आगे कार्बन चेन जैसे मर्जी लगाता रहे, है ना। तो 3 में तो कोई और ऑप्शन भी नहीं बनती ना, एक ही अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो लिखो आइडोफॉर्म टेस्ट है। चेक करो फिर क्या आंसर लें, बी ले लें, ठीक है। ये OH जो बीच में आ गया एक्चुअली ऊपर है, ब्रैकेट में कर लो इसे OH को, बी में जो OH है इसे ब्रैकेट में करो, जो पता चले साइड चेन है ये, ठीक है। नेक्स्ट 30, हाँ ईथर का आपको स्टार्टिंग में बताया था भी, ईथर भी हाईली रिएक्टिव है। एयर से कैसे रिएक्शन होती थी ईथर की? ऑक्सीजन से। जब लिखवाया था ना कि वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से भी कर जाता है। चेक करो कॉपी में स्टार्टिंग में लिखा होगा ईथर की रिएक्शन विद ऑक्सीजन कैसे लिखा है, RMgBr प्लस ऑक्सीजन, कहीं रिएक्शन लिखी होगी। यहाँ आपको बताया था कि वीकर बॉन्ड होने की वजह से वो बीच में ऐड हो जाता है। ढूंढो कहीं मिल रहा तो। मिल गया बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बना है? पहले ROMgBr बना है ना, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो ग्रिगनोरिन के स्टार्टिंग में लिखा था कि RMgBr अगर ओपन एयर में छोड़ दें तो A को बीच में ऐड हो जाती है, फिर इसमें मॉइस्चर आ गया, पानी डल गया, तो स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर, तो ये भी अल्कोहल बन सकता है। इसलिए हम इससे ग्रिगनोरिन को भी फोस्जिन की तरह क्वेश्चन बन जाता है कि इसे फ्रेश ही प्रिपेयर करते हैं, ज्यादा देर तक नहीं रखते, क्योंकि ये एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है ऐसे, ठीक। आगे देखो 30 तक हो गए, आंसर मैच कर लो, फिनोल बना है ना। 40 तक बताओ, 45 तक, 45 और कोई नहीं है 15 क्वेश्चन में। 45 देखो, जाइलिन पता है क्या होता है? चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि अभी मैंने पोकोफूल लिखवाया ना तुम्हें, तो जैसे KMnO4 कहीं रिएक्ट करता हो आपने अगर पढ़ा हो, वैसे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा। तो अब चेक करो क्या कुछ ऐसा तुम आइडिया लगा सकते हो कि कहीं रिएक्शन KMnO4 की हमने पढ़ी हो, इसकी ऑक्सीडेशन, वैसे नाइट्रिक एसिड की करवा दो, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अगर कहीं रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कुछ नहीं। KMnO4 की कोई रिएक्शन याद आ रही है? एसिड,
कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी हो, KMnO4 उसकी ऑक्सीडेशन करवा के एसिड एसिड लगाता है। ये भी मैटर नहीं करता भी कितने की चेन है, 2 की, 3 की, 5 की, कितनी भी हो, आपको क्या बनाना होता है हमेशा, बेंजोइक एसिड। सेम काम बेटा नाइट्रिक एसिड करेगा, याद रखो कभी नाइट्रिक एसिड की कोई रिएक्शन समझ ना आए कि क्या करना है, तुम KMnO4 की याद करो भी KMnO4 ने क्या किया था। दो ही जगह वैसे तो पॉपअप रूल में यूज होता है, ये तो उसने ऐसे रिलेट करके दिया रिएक्शन, ये रिएक्शन है नहीं है कहीं एनसीईआरटी में। हाँ लेकिन हम रिलेट करेंगे भी KMnO4 की तरह काम कर सकता है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये रिएक्शन हमने पढ़ा है कि जितने भी कार्बन की चेन हो डजंट मैटर, क्या बनता है, COH COH। अब ये लास्ट बुकलेट में लास्ट क्वेश्चन था मेरे याद है अल्काइल हैलाइड का, इसे हीट करके कुछ बनाया था, क्या बनता है, एनहाइड्राइड, याद है। तो ऑर्थो होगा तो बनता है, बाकियों में एनहाइड्राइड नहीं बनता क्योंकि साथ साथ होना चाहिए, OH वाटर निकल के क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फिनोल से कोई टेस्ट था, फथैलिक फिनोल फथलीन, चेक करो क्या फिनोल फथलीन बन रहा है, तो फिनोल फथलीन बनना, ठीक है, हो जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में इंपॉर्टेंट लिख लो कि कभी हमें समझ ना आए कि नाइट्रिक एसिड का क्या करना है, तो आपको क्या याद करना है भी, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आगे देखो 50 तक कोई, 48। अब विलियमसन में कोई आपको बताया था भी जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो स्टेरिकली हिंडर नहीं होना चाहिए, उसकी जगह अल्कोहल चाहे ले लो, अल्काइल हैलाइड ना लो। तो मुझे बताना है, मुझे बनाना है टर्शी ब्यूटाइल इथाइल, तो चॉइस ऑफ रेजन ये याद करो, चॉइस ऑफ रेजन में मुझे अल्काइल हैलाइड किसे बनाना चाहिए, इसे अल्काइल हैलाइड बनाऊं SN2 ज्यादा देगा ना, इसे अल्काइल हैलाइड बनाऊं, बताओ फर्स्ट को या सेकंड को, किसे अल्काइल, सेकंड को हैलाइड बनाएंगे हेलोजन, दूसरे को क्या बनाएंगे, टर्शी बिटॉक्साइड अल्कोहल, डालेंगे सोडियम, ONA लग जाएगा सोडियम बिटॉक्साइड, इसे निकाल दो, है ना। तब तो रिएक्शन फिर भी हो सकती है कुछ एक, लेकिन अगर मैं ये चॉइस ले लेता, क्या फिर होती रिएक्शन, टर्शी आ गया 3 डिग्री, तो क्या होना था, एलिमिनेशन। याद है विलियमसन सिंथेसिस, तो चेक करना आंसर तो गलत नहीं है, क्या दिया हुआ आंसर, सी। याद आ रहा है, तो लिखो विलियमसन सिंथेसिस के लिमिटेशन है, चॉइस ऑफ रीजन के क्वेश्चन हमने काफी टाइम लगाया था ना। आगे देखो 52 अभी रह गया हमारा, सर्कल कर लो, 52 है इसके बाद डाउट, उससे पहले कोई और है, 52 करें, उससे पहले बेटा 51 में तो कोई डाउट नहीं है, 50 में है किसी, 50, 40, 46, ये तो तुम्हें आना चाहिए भी। इन्वर्टेज आइमेज का कॉम्बिनेशन देख लो, सी है, इन्वर्टेज जाइमेज का ऑर्डर देखो ना आप, ये पहले इन्वर्टेज आता है, बाद में क्या आता है, जाइमेज, तो फिर क्या होगा, सी नहीं, आंसर देखना, आंसर ए है पीछे। स्टार्च को पहले डायास्टेज सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, बोलो पढ़ा या नहीं, फिर सुक्रोज को आगे इन्वर्टेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, पढ़ा है, ग्लूकोज को आगे जाइमेज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जितनी कि मैंने बायो पढ़ी है। स्टार्च के लिए चाहिए होता है डायास्टेज, इसे कन्वर्ट करता है सुक्रोज में, सुक्रोज में काम करता है इन्वर्टेज, इसका बनता है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ऐसे ही होता है। इसमें आगे जाइमेज जो इसे किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो सीधा इन्वर्टेज तो काम नहीं ना करेगा, तो ऐसे कर लो, ठीक है। आगे देखो 50 बेटा, 50 देखो,
एनिसोल किससे नहीं बनेगा, अभी किसने किया बताओ, एनिसोल ये सब बी डी, सारी करनी पड़ेंगी है ना, क्योंकि सभी कंफ्यूजिंग है ना। ए लिखो, फिनोल है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। फिनोल है डाइमिथाइल सल्फेट है, सॉरी डाइमिथाइल सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, ये होता है बेटा सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन जाता है सल्फेट, यहाँ पे क्या है डाइमिथाइल सल्फेट हो जाएगा। SN2 है, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन पे अच्छा एक लीविंग ग्रुप है, पढ़ा है हमने सल्फो वाले सबसे अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, तो इसे मैं R मानता हूं, इसे क्या मानता हूं लीविंग ग्रुप। SN2 करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, H लीविंग ग्रुप के साथ निकल जाएगा, मिथाइल किसके साथ लग जाएगा O के साथ। तो पहला रिएक्शन करो, SN2 दिया हुआ है उसने, लेकिन ऐसे बना के दिया है कि हमें नहीं पढ़ा हमने कहीं, है सिंपल था। आगे हमने पढ़े हैं ये वाले सबसे टोसाइलेट पढ़े थे ना, टोसाइलेट सल्फोनेट्स सबसे बेटर क्या होते हैं लीविंग ग्रुप। अगर वो लिख के देता तो मैं देखे आता भी हाँ ये तो बेस्ट लीविंग ग्रुप है, लेकिन उसने लिख के नहीं दिया। तो इसे ऐसे करो, ये बेस्ट लीविंग ग्रुप RL बन गया, RL में से ये न्यूक्लियोफाइल है O नेगेटिव, इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा L, क्या बन गया एनिसोल। तो पहला रिएक्शन एनिसोल बन रहा है, ठीक है ठीक है, पहला हो गया। सेकंड भी आई थिंक SN2 है, विलियमसन सिंथेसिस है, चेक करना। एक अल्कोहल का सोडियम सोल्ट है और एक क्या है मिथाइल आयोडाइड, दिस इज टिपिकल विलियमसन सिंथेसिस, यही होता है विलियमसन सिंथेसिस। और इधर तो हो सकता है ना, हमने किया था डबल बॉन्ड इधर नहीं आना चाहिए, SN2 नहीं होती, ये न्यूक्लियोफाइल हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा एनिसोल बन जाएगा। देखो दिस इज टिपिकल विलियमसन सिंथेसिस, टिपिकल SN2 है, बी भी हो रहा है। सी डाइजोमिथेन अगर आता है फिनोल के साथ, तो अल्कोहल के साथ एक डाइजोमिथेन का रिएक्शन कॉपी पे ऐड कर लो। ये बेटा नाइट्रोजन तो हमें पता निकल जाती है, नाइट्रोजन निकल जाएगी तो कार्बन यहाँ O के ऊपर अटैक करके ऐसे बन जाता है ROCH3। तो अल्कोहल से हम ईथर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजोमीथेन। मैकेनिज्म समझ लो इसका कैसे होगा। डाइजोमीथेन बहुत ही अनस्टेबल सा कंपाउंड है, क्योंकि हमें पता है हीट करने से क्या निकल जाता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन निकल जाएगा, चेक करो क्या इसे तुम कार्बिन कह सकते हो, पढ़े हमने कार्बिन, जैसे रेमर डायमंड में पढ़ा था डाइक्लोरोकार्बिन, वैसे इसे क्या कह सकते हैं हम मिथाइल कार्बिन, कार्बिन बन गया। कौन बताना चाहेगा कार्बिन हमने क्या पढ़े हैं, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल, याद है ये। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो चेक करो इसे इलेक्ट्रॉन की भूख है, कहाँ अटैक करना चाहिए O पे, तो इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ अटैक करेगा O पे, ROH यहां आ गया, CS2 इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। जब कार्बन ने लोन पेयर ले लिया O से तो O पे पॉजिटिव, कार्बन को तो फायदा हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव। आगे तुम सोचो भी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, H शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि O पे कभी भी पॉजिटिव आता है, O धक्का देता है H को, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव के पास कहाँ ऑप्शन दिख रही है C नेगेटिव, तो फिर ऐसे शिफ्ट होके ये बन जाता है ना। ये हो गया मैकेनिज्म इसका। अब तो याद रह जाएगी रिएक्शन, हमें क्या करना है, RO के साथ जो भी अल्काइल है वो जोड़ देना है, मिथाइलो इथाइलो प्रोपाइलो, रिएक्शंस करके देखो, C2H5OH प्लस C2H5N2, इधर फिनोल है, इधर C3H7N2, ठीक है, क्या लगता है C3H6 C2H4,
क्योंकि डबल बॉन्ड आता है। तो चेक करो क्या बनेगा, हमें पता चल गया अभी ये वाला हिस्सा O की एक साइड पे लग जाएगा, H इसके साथ लग जाता है। ये वाला हिस्सा कार्बिन बनाएगा, कार्बिन बना के O के ऊपर अटैक करके O पे लग जाएगा, H इसके साथ लग जाएगा। ऐसे किया ना, इट मींस इससे कोई भी R आ जाए वो R कहाँ लग जाता है, O पे लग जाता है। बस ऐसे याद करना, ठीक है, हो जाएगा ये। तो पहले का बताओ क्या बना दूं मैं, C2H5 के साथ O, बाद में क्या आ जाएगा C2H4, एक H ये शिफ्ट हो जाता है इस पे, तो दोनों साइड क्या आ जाएंगे C2H5। इसमें H के साथ ये लग जाता है तो क्या बन जाएगा C3H7, प्रोपाइल फिनाइल ईथर। तो ईथर की प्रेपरेशन है एक तरह की, ठीक है। तो डाइजोमीथेन, डाइजोईथेन कहा जाता है इसे, डाइजोईथेन, डाइजोप्रोपेन, डाइजोब्यूटेन, डाइजोबेंजीन ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। कर लोगे। एक रिएक्शन और कर रहे हैं, लास्ट पे लिखो कुछ रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। हमने एक तो HI क्लीवेज तो SN2 SN1 में ही करवा दी थी, दो रिएक्शन और दी हुई है NCERT में। पहला लिख लो अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा हेलोजिनेशन कैसे होता है ईथर का, अगर कोई हमारे पास ईथर है, इसका अल्फा कार्बन का H, अल्फा मतलब जो ऑक्सीजन के बिल्कुल साथ वाला कार्बन है उसका H थोड़ा सा एसिडिक है। अभी वो थोड़ा सा एसिडिक क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन है खींचने वाला, और ये कॉमन रिएक्शन है, इसे कहा जाता है अल्फा हेलोजिनेशन। क्या हमने कहीं ऐसे पढ़ा है, NaOH की प्रेजेंस में पहले CCl3 बनता था, फिर इसमें NaOH डालते थे, क्लोरोफॉर्म बनता था। क्या कहीं पढ़ा है ऐसे, पढ़ा है ना। तो ये पहली रिएक्शन जो है इसे आप क्या कह सकते हो, अल्फा हेलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन में अल्फा H निकल के क्या लगते हैं 3Cl, याद है। तो इसे भी लिख लो, ये अल्फा हेलोजिनेशन किसकी है, एल्डिहाइड कीटोन की। अगर बेसिक मीडियम है तो 3 लगे आते हैं, एसिडिक होता तो एक ही लगता, ये अल्फा हेलोजिनेशन। एक्चुअली अल्फा H क्यों निकल रहे हैं, तो यहाँ भी तुम्हें बताया था, क्योंकि H थोड़े से एसिडिक हैं कीटोइनॉल की वजह से, एसिडिक होने की वजह से H निकल रहे हैं। अब क्या ये H एसिडिक है, O की वजह से थोड़ा सा एसिडिक है, एसिडिक है तो फिर ये वाले अल्फा H ये निकलेंगे या तो इधर से या इधर से। अगर मैं एक क्लोरीन करता हूं 1 इक्विवेलेंट, तो पहले एक साइड से निकाल दो, सिर्फ अल्फा निकालना है लेकिन और नहीं निकालने। लेकिन अगर दोबारा फिर क्लोरीन देता है आपको 1 इक्विवेलेंट, तो दूसरी साइड से भी निकाल दो, फिर ये बना दो, फिर दोबारा क्लोरीन देता है, फिर ये निकाल दो, फिर दोबारा क्लोरीन देता है, फिर ये। मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं 4, लेकिन स्टेप वाइज, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा, फिर लेफ्ट साइड वाला, फिर ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। लेकिन याद रखो इसके लिए हमें थोड़ा डार्क रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सनलाइट आ गई ना, सनलाइट से एक और रिएक्शन हो जाती है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन यहाँ फास्ट हो जाएगी और फिर मैटर नहीं करता कि अल्फा है या बीटा है। अगर आपने लाइट की प्रेजेंस में करवाई तो हमने देखा रिएक्शन काफी फास्ट है, फिर अल्फा बीटा ये भूल गया क्लोरीन, क्योंकि सनलाइट में रेडिकल्स बन गए, और रेडिकल अल्फा बीटा गामा जितने भी H हैं सारे हटा देंगे, सारे हटा के H काउंट कर लो कितने हैं, 3 2 5, 5 इधर 10, 10 के 10 H रिप्लेस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा क्लोरीन। तो इधर बन जाएगा पहले C2Cl5, फिर O C2Cl5। तो लाइट होना या ना होना इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसके रिएक्शन में, ईथर में है अल्फा हेलोजिनेशन। एल्डिहाइड कीटोन में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि बेस है या एसिड है। अगर यही रिएक्शन आप थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में करते हो तो फिर एक ही हटाना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन में भी अल्फा हेलोजिनेशन, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये आएगा कि आपको देखना भी ऊपर क्या लिखा है, रोके एसिड लिखा है तो एक हटाना है, बेस लिखा है तो तीनों हटाने हैं जितने भी H हैं अल्फा।
ईथर में भी अल्फा हेलोजिनेशन आएगा, लेकिन किस पे ध्यान देना है, डार्क लिखा है या लाइट लिखा है। डार्क है तो एक हटाना है, लाइट है तो सारे हटाना है, ठीक है। और लास्ट ये रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेशन मिलेगा एसिड्स में। एसिड में अगर एसिड में कोई अल्फा हेलोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें रिएक्शन हो जाएगी अल्फा हेलोजिनेशन। लेकिन इसमें हेलोजन अल्फा हेलोजिनेशन लगाने के लिए हमें थोड़ा सा रेड फास्फोरस भी डालना पड़ता है कैटलिस्ट। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अच्छी तरह रिएक्शन होता है, जिसे एक नेम रिएक्शन किसी ने दिया हमें, दैट इज HVZ। HVZ इज हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। HVZ रिएक्शन तो आपको एसिड में मिलेगा। तो अल्फा हेलोजिनेशन हमें 3 चैप्टर में मिलेगी। पहले चैप्टर में मिलेगी ईथर्स में। ईथर में आपको ध्यान देना है डार्क और लाइट वाले टॉपिक पे। फिर मिलेगी एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में। उनमें ध्यान देना भी एसिडिक मीडियम है तो एक हटाओ, बेसिक है तो जितने भी अल्फा एच हैं सारे हटाओ। फिर मिलेगा एसिड में। एसिड में अगर फास्फोरस डाला है, क्लोरीन डाला है, तो फिर अल्फा एच हटा के क्या लगाना है, क्लोरीन। इसमें एक ही लगाना है, 2-3 नहीं लगाने। इसमें अल्फा एच है, पहले ये देख लेना है। अगर अल्फा एच है ही नहीं, मान लो अल्फा एच हटा के उसने मिथाइल लगा दिए सारे, तो याद रखो फिर आपने लिखना है नो रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ अल्फा एच है। मान लो यहाँ मैं ईथर में यहाँ भी 2 मिथाइल लगा दूं, यहाँ भी 2 मिथाइल लगा दूं, अल्फा एच नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। एल्डिहाइड में मैं तीनों के तीनों एच हटा के 3 मिथाइल लगा दूं तो नहीं अल्फा एच, तो नहीं होगा। तो सिर्फ अल्फा एच है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें भी अगर अल्फा एच है तो होगा, अल्फा एच हटके अल्फा क्लोरो एसिड, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसमें ध्यान रखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी कि कई बार वो P और Cl2 इकट्ठा लिख देता है PCl3, लेकिन PCl3 का तो अलग रिएक्शन नहीं था, OH हटके Cl लगा। तो उसने ऐसे सभी में कुछ ऐसे टॉपिक बना रखे हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि पहले में डार्क है या लाइट है, दूसरे में एसिड है या बेस है, तीसरे में P और Cl2 अलग अलग हैं या इकट्ठे हैं। तो तीनों में बस ये मेन डिफरेंस का ध्यान रखना है, इससे हमारा मल्टीपल बने। समझ आ रहा है। ईथर में भी अल्फा एच पे Cl लगेगा, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा भी डार्क है या लाइट है। डार्क है तो एक लगेगा, लाइट है तो सारे लगेंगे। एल्डिहाइड कीटोन में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा भी एसिड है तो एक लगेगा, बेस है तो सारे लगेंगे। एसिड में ध्यान रखना पड़ेगा भी P और Cl2 अलग अलग है तो लगेगा अल्फा एच, लेकिन अगर इकट्ठा PCl3 लिख दिया तो अलग रिएक्शन हो जाएगी, OH हट के क्या लग जाएगा, Cl। तो ये अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा बेटा। तो ये भी 3 चैप्टरों में मिलेगी आपको, कर लोगे। लास्ट एक कर लो, इसमें सेकंड रिएक्शन एक और है, ये पार्ट हो गया ईथर की रिएक्शन में। एक सेकंड पार्ट है, अल्फा एच की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर इन एयर। स्लो रिएक्शन है, लेकिन अल्फा एच एसिडिक होने की वजह से हमने देखा कि अगर हमारे पास अल्फा एच है तो ईथर की बोतल में पड़े पड़े ऑक्सीजन ऐड होने लग जाती है, क्योंकि अल्फा एच का बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर बीच में ऑक्सीजन ऐड होएगी तो ये कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, चेक करना ये वाला, इसे हमने कहीं पढ़ा है, H2O2 कहीं पढ़ा है आपने, हाइड्रो परऑक्साइड। तो ईथर की जो पुरानी बोतल्स हैं, फॉस्जीन वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि जैसे फॉस्जीन में क्लोरोफॉर्म को हम संभाल के रखते थे, क्योंकि CH बॉन्ड क्या रहता था, वीक थोड़ा सा, इसमें क्या हो जाता था, ऑक्सीजन, याद है ऐसे, जिससे बन जाता था फॉस्जीन। तो इसमें क्वेश्चन बना के देगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है कि अगर बहुत पुरानी बोतल कहीं से मिले ईथर की, और ईथर जनरली हम डिस्टिल करने लगे आते हैं, क्योंकि रिएक्शनें ऐसी होती हैं ईथर की कि हाई टेम्परेचर हीट करना पड़ता है, तो वो डिस्टिलेशन अवॉइड करनी चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर कोई पुरानी बोतल आपने उठा ली तो पता नहीं ये बना हो, और ये हाइड्रो पेरोक्साइड हमें पता है एक्सप्लोसिव कंपाउंड है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इसका डर है फिर फट सकता है, तो एक्सप्लोजन ना हो, इसलिए कोई पुरानी बोतल ध्यान रखेंगे, हम करेंगे नहीं, ठीक है। या फिर करना है तो क्या करो,
चेक कर लो। पहले चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा फेरस डालो और HCN डालो। अगर ये बना हुआ चेक कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता था, चेक करो, याद करो। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसे किस में ऑक्सीडाइज करता है? फेरस को फेरिक में। तो वहां से क्वेश्चन उठा लिया, भी हमने डाला तो फेरस है, लेकिन अगर ये होगा तो ये क्या बन जाएगा? फेरिक। अगर फेरिक बन जाएगा बेटा, फेरिक की HCN के साथ रिएक्शन हो जाती है, जिससे ब्लड रेड कलर का इसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसमें 5 रहते हैं वाटर, 1 रहता है HCN। कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसका कलर क्या होता है? ब्लड रेड। अब ये फेरस और फेरिक का टेस्ट, एक्चुअल में फेरस का ये टेस्ट नहीं आता, किसका आता है? फेरिक का। हमने क्या डालना है? फेरस। अगर तो फेरस ऑक्सीडाइज हो गया फिर तो ये टेस्ट आएगा, नहीं तो ये टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब लिख लो इसे। क्या लिखना है? पहला, इसे थ्योरी पॉइंट बना के लिख लो। पहला पॉइंट है why old samples of ethers, why old samples, ओल्ड सैंपल वर्ड जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आज रख दिया इथर आज ही खराब हो गया, महीना 2 महीने 3 महीने, है ना। लाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए। why old sample of ether should be distilled carefully, why old samples of ethers should be distilled carefully, इनकी डिस्टिलेशन केयरफुली करनी चाहिए। आंसर में लिखो, आंसर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। इसे नाम क्या दिया हमने? सिंपल नेम दे दिया, एक ईथर है, एक हाइड्रोजन है, एक पेरोक्साइड, ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, ये ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मूला है। अल्फा H पे लगते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, what is test to check formation of ether hydroperoxide? What is test to check formation of ether hydroperoxide? What is test to check formation of ether hydroperoxide? चेक कैसे होता है? आंसर इज by adding ferrous sulfate and KSCN, ferrous sulfate FeSO4 and KSCN, by adding ferrous sulfate and KSCN। आई नहीं ना डालेंगे, डालेंगे तो कोई ना कोई कंपाउंड। तो फेरस का फेरस सल्फेट डालते हैं, इसका पोटाशियम थायोसाइनाइड कहते हैं इसे। KSCN इज पोटाशियम थायोसाइनाइड। KSCN, if blood red color appears by adding ferrous sulfate and potassium thiocyanide, कौन सा कलर आ जाए? if blood red color appears, it confirms presence of ether hydroperoxide, it confirms presence of ether hydroperoxide। हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, आपका हो जाएगा। 52 पढ़ के देखो, क्वेश्चन नंबर 52 यही था। क्या डालना चाहिए? पोटाशियम थायोसाइनाइड। है इसमें कोई पोटाशियम थायोसाइनाइड? 58 तक कोई और है? 53 पढ़ो भी। साइक्लिक की क्लीवेज कर दो, SN1 करेंगे या SN2? तो ये लिख लो, ऐसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, इसमें अगर HBr डाल दें तो ये कहीं से भी क्लीवेज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ क्या लग जाएगा? Br। देखना कोई ऐसा आंसर बनेगा। एक्सेस है, एक्सेस है तो अल्कोहल का क्या बन जाता है? इधर Br आ गया, इधर क्या आ गया? OH। पढ़ा हमने साइक्लिक ईथर का क्लीवेज। अगर एक्सेस है तो HBr अल्कोहल से फिर से रिएक्ट करके OH वाटर निकल के क्या बन जाता था? Br। तो अगर एक्सेस है फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था हमें, फिर तो दोनों ही क्या लगाने थे? Br। फिर SN1 हो SN2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था ना। चेक करो, हो जाएगा।
चलो बाकी लेवल 2 और जो इसके रह गए क्वेश्चन वो कल करते हैं ना। इतना पढ़ के आओ। ये बुकलेट किसका है? ग्रुप में डाल देंगे बेटा MS चौहान के डाउट्स के लिए, कब लेने हैं।